अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा साइकोलॉजी का लेक्चर है अ, वो हमारे पिछले लेक्चर से लिंक ही है। उसमें भी कुछ बेसिक चीज़ें थी, जैसे मेमोरी वगैरह के बारे में मैंने बताया था, उनकी डेफिनेशंस वगैरह। यहाँ पर भी साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जिनको आज हम लोग डिस्कस करने लगे हैं, जिनको जानना बहुत ज़रूरी है हमारे अगले टॉपिक्स के लिए, और इसमें से काफ़ी MCQs भी आते हैं। तो लेट्स बिगिन। टाइप्स ऑफ थिंकिंग। थिंकिंग की कौन कौन सी टाइप्स हैं? कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग और लेटरल थिंकिंग। तीन टाइप्स हैं थिंकिंग की, कि इंसान किस तरह से ह्यूमन बीइंग थिंक करता है। नंबर वन इज कन्वर्जेंट थिंकिंग। इट फोकस ऑन द सिंगल आंसर और सॉल्यूशन। It focus on the single answer or situation. It is to narrow down the thinking to reach the solution. कि ये फोकस करता है सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल जवाब पर। ये नैरो डाउन करता है, थोड़ा हमारी थिंकिंग के जो वेज हैं उनको थोड़ा कर देता है, नैरो डाउन कर देता है, बेस्ड ऑन लॉजिकल इन्फ्रेंस। लेकिन वो जो उस बेस करती है हमारी थिंकिंग का जो लेवल होता है वो लेवल डाउन होता है, लेकिन जो थिंकिंग होती है वो लॉजिकल होती है। इट इज़ बेस्ड ऑन डिडक्टिव रीजनिंग। ये डिडक्टिव रीजनिंग पे बेस करता है। डिडक्टिव रीजन ऐसी होती है जिसमें पहले से थ्योरी बना चुके होते हैं हम, लेकिन बाद में हम उसकी एग्जांपल्स को फाइंड आउट करते हैं। और इंडक्टिव रीजनिंग वो होती है जिसमें पहले हम लोग एग्जाम्पल ऑब्जर्वेशन से एग्जाम्पल को बनाते हैं और फिर किसी थ्योरी तक पहुंचते हैं। इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग को मैं आपको पूरी तरह से बताऊंगी। इनका पूरा एक ये बड़े इनके तकरीबन 2 से 3 MCQs आते हैं। ये लास्ट टाइम जो पेपर हुआ उसमें भी 2 MCQs आए हुए थे इंडक्टिव और डिडक्टिव के। ये मैं आपको इन डिटेल बता दूंगी, अभी यहाँ के लिए यही काफ़ी है। कन्वर्जेंट थिंकिंग जो है इसमें ये होता है कि फोकस किया जाता है सिंगल आंसर पे, नैरो डाउन किया जाता है थिंकिंग को, लॉजिकल आइडियाज़ पे बात की जाती है। इट बेस्ड ऑन डिडक्टिव रीजनिंग, कि यहाँ पर पहले से एक मफरूज़ा एक थ्योरी बनी हुई है, लेकिन हम लोगों ने उस थ्योरी से आंसर को डिडक्ट करना है। यहाँ सामने मैंने एक पिक्चर दी हुई है कन्वर्जेंट थिंकिंग की, एक डॉट है, मतलब ये थ्योरी है। ये थ्योरी जिसको सबको पहले से पता है, जब उसके बारे में कोई बात आएगी तो थिंकिंग के सारे वेज जो हैं वो उस एक थ्योरी की तरफ जाएंगे, उस एक पॉइंट की तरफ जाएंगे। ठीक है, ये है कन्वर्जेंट थिंकिंग, जिसका फोकस सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पे है, एक पॉइंट पर है। नंबर 2 इज़, अच्छा इसकी क्या और एग्जांपल अगर मैं दे दूं तो इसमें फॉर एग्जांपल हमारे जितने भी स्टैंडर्डाइज टेस्ट हैं, स्टैंडर्डाइज टेस्ट जिसमें MCQs आ जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आ जाती हैं, ये हमारे स्टैंडर्डाइज टेस्ट हैं। इसकी जो मोस्ट एक्यूरेट फॉर्म है वो है MCQs बेस्ड टेस्ट, जिसमें एक स्टेटमेंट दी जाती है और वो स्टेटमेंट किस चीज़ के साथ रेफ़र कर रही है उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही टारगेट होता है, सिर्फ और सिर्फ उसका एक ही जवाब होता है। अगर हम उसके बारे में जानते हैं तो हमारी जो थिंकिंग है वो सिर्फ उस एक जगह पर ही जाएगी, सिर्फ उस एक पॉइंट पर ही जाएगी। होप यू हैव अंडरस्टैंड। नंबर 2 इज़ डाइवर्जेंट थिंकिंग, द एबिलिटी टू जनरेट क्रिएटिव आइडियाज़ by exploring many possible situations. The ability to generate creative ideas by exploring many possible situations. बहुत सारी पॉसिबल सिचुएशंस में से क्रिएटिव आइडियाज़ को क्रिएट करना, क्रिएटिव आइडियाज़ को लिंक करना, इस थिंकिंग को, इस एबिलिटी को, थिंकिंग की इस टाइप को डाइवर्जेंट थिंकिंग का नाम दिया गया है। इट इज़ बेस्ड ऑन इंडक्टिव रीजनिंग, इट इज़ ओपन एंडेड। इट इज़ ओपन एंडेड से यहाँ से ये अंदाज़ा लगा लें कि ओपन एंडेड वो होते हैं जिसमें आपको कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं किया जाता। जैसे मैंने ऊपर एक एग्जांपल दी MCQs बेस्ड टेस्ट की, तो वहाँ पर सब कुछ क्या होता है, क्लोज होता है, आपने एक चीज़ का सिर्फ एक ही आंसर देना होता है। लेकिन अगर हम लोग ऐसे टाइप चीज़ों की बात करें तो वो डाइवर्जेंट होता है।
हमें एक टॉपिक दे दिया जाता है, उस टॉपिक को हम लोग किसी भी चीज़ के साथ जैसे जैसे हमारी थिंकिंग हम लोग लिखते जाते हैं किसी एक टॉपिक पे, किसी एक टॉपिक के बारे में बात करना शुरू करते हैं, तो हमारी थिंकिंग डाइवर्ट होती जाती है, हम लोग दूसरी चीज़ों के साथ उनको लिंक करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग बेरोज़गारी की बात करते हैं आज के दौर में, तो बेरोज़गारी को अगर हम लोग लिखना शुरू करते हैं तो हम लोग किस तरफ पहुंच जाते हैं। हम लोग बेरोज़गारी पे लिखते लिखते आजकल के क्राइम की तरफ बात करना शुरू कर देते हैं, भूख की तरफ बात करना शुरू कर देते हैं, चोरी चकारी की तरफ बात करना शुरू कर देते हैं। और इसके अलावा जो हम मुल्क की जो इस स्टेबिलिटी है वो ख़राब हो रही है, उसके बारे में बात करना चाहते हैं, पॉलिटिकल इश्यूज़ के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं कि ये इसकी बेसिकली रीज़न्स क्या हैं। दूसरी यहाँ पर मैंने एक पिक्चर दी है कि एक पॉइंट अगर फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे लिख दिया जाए कि बेरोज़गारी के ऊपर लिखना है, तो हम लोग बहुत से आइडियाज़ उसके साथ आते हैं, बहुत कुछ आ जाता है और ये क्लोज एंडेड होता है। इसको डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। नंबर 3 इज़ लेटरल थिंकिंग। Lateral thinking is a manner of solving problems. Lateral thinking is a manner of solving problem using indirect and creative approach via reasoning that is immediately obvious. It is called out of maze thinking. इसको क्या कहा जाता है? आउट ऑफ मेज थिंकिंग कहा जाता है। लेटरल थिंकिंग जो है इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज़ किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए किस तरह से यूज़ किया जाता है? अब यहाँ पर मैंने दो एग्जांपल्स दे दी हैं, ट्रेडिशनल लॉजिक है और दूसरा लेटरल थिंकिंग है। यहाँ पर जो ट्रेडिशनल लॉजिक है, मेकिंग एजम्पशन ऑफ व्हाट द रूल्स आर। जी, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे इसलिए बात की जाती है क्योंकि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए थिंकिंग यूज़ की जाती है। अगर मैं आपको इसकी आसान सी, बिल्कुल आसान सी एग्जांपल दूँ, अगर हम लोग एक ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं, बीइंग अ टीचर वी आर फेसिंग अ सिचुएशन जिसमें बच्चे की जो ऐसी सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं, बच्चा जो है ऐसी सोसाइटी में रह रहा है जहाँ पर उसके एजुकेशनल एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम्स आ रही हैं अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करने में। तो यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग ये होगी कि उस बच्चे की जो कॉस्ट है, एजुकेशनल कॉस्ट है, उसको लोअर डाउन कर दिया जाएगा। ये है प्रॉब्लम सॉल्विंग और लेटरल थिंकिंग। और थिंकिंग इसी वे में होगी कि प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, ये सिर्फ मैंने एक एग्जांपल दिया। हमारी इर्द गिर्द हमारी सोसाइटी में हमें पेश आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में, उनके सॉल्यूशन के बारे में जब हम लोग थिंकिंग करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड लेटरल थिंकिंग। नेक्स्ट इज मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। मेथड्स कौन से हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी के? इसमें इंट्रोस्पेक्शन का मेथड आता है, ये सबसे ओल्ड मेथड है, इसके बारे में भी एमसीक्यूज आ जाता है। इंट्रोस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन ऑफ वंस ऑन बिहेवियर बाय लुकिंग विदन और लुकिंग इनवर्ड। ऑब्जर्वेशन की जाती है किसी एक के बिहेवियर की, और इट्स ओल्डेस्ट मेथड एंड वाज अडॉप्टेड बाय स्ट्रक्चरलिस्ट। स्ट्रक्चरलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट, पहले हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं। ये ऑब्जर्वेशन ऑफ वंस ऑन बिहेवियर, जो ह्यूमन बीइंग है वो अपनी खुद की ऑन बिहेवियर की उसको ऑब्जर्व करता है, उसको विदन लुकिंग इनवर्ड। ह्यूमन बीइंग जब खुद का बिहेवियर खुद को एनालाइज करता है, खुद को ऑब्जर्व करता है, इसको इंट्रास्पेक्शन का मेथड कहा जाता है साइकोलॉजी में। ये ओल्डेस्ट मेथड है, इसको अडॉप्टेड किया था एंड वाज अडॉप्टेड बाय स्ट्रक्चरलिस्ट। स्ट्रक्चरलिज्म का स्कूल ऑफ थॉट है, उस पे जो बिलीवर थे, उस पे जो बिलीव करने वाले थे, उन लोगों ने इसको अडॉप्ट किया था। अब यहाँ पर दूसरा मेथड ऑब्जर्वेशन है। इंट्रास्पेक्शन और ऑब्जर्वेशन में डिफरेंस है, ये याद रखिएगा। नंबर 2 इज़ ऑब्जर्वेशन, method in which keen study of any event or behavior is made in its natural environment. It is simply called observation. इंट्रोस्पेक्शन क्या था? ऑब्जर्वेशन कर रहा है खुद की, कोई ह्यूमन बीइंग खुद की ऑब्जर्वेशन कर रहा है। लेकिन ऑब्जर्वेशन ये वाली, मेथड्स ऑफ विच इन विच कीन स्टडी ऑफ एनी इवेंट, किसी भी इवेंट, किसी भी काम, किसी भी
काम के होने की ऑब्जर्वेशन जो है, उसके बिहेवियर की ऑब्जर्वेशन नेचुरल इन्वायरमेंट में की जाती है। इसमें कोई लैब की ज़रूरत नहीं है, इसमें किसी भी बाकायदा इन्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है। नेचुरल इन्वायरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑब्जर्वेशन। इट इज़ सिंपली कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। इसको सादा अल्फाज में ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। ऑब्जर्वेशन, अगर हम लोग किसी इवेंट पे चले जाते हैं, एग्जांपल सीधी सी एग्जांपल ये है कि अगर हम लोग किसी चले जाते हैं, इवेंट में चले जाते हैं, किसी फैमिली फंक्शन में चले जाते हैं, तो वहाँ पे हम लोग चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, उनकी रस्म व रवाज को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। इफ़ वी हैव डिफरेंट फैमिलीज़, तो हम लोग उनको ऑब्जर्व करते हैं कि वो किस तरह से अपनी रस्मात को अदा करते हैं। दिस इज़ सिंपली ऑब्जर्वेशन। एक्सपेरिमेंटेशन, observation or recording or study of behavior under controlled condition is called experimental method। experimental method में conditions जो होती हैं वो controlled होती हैं। जो experiment कर रहा होता है उसने कंट्रोल किया होता है, उसका environment उसका खुद का कंट्रोल किया हुआ होता है, environment नेचुरल नहीं होता। Case history method, the detailed study of an individual. Biography is also case history method. The डिटेल्ड स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी भी एक इंसान की, किसी भी ह्यूमन बीइंग की डिटेल्ड स्टडी को केस हिस्ट्री मेथड कहा जाता है। बायोग्राफी इज ऑल्सो केस हिस्ट्री मेथड। बायोग्राफी जो होती है ये भी एक केस हिस्ट्री मेथड में आती है, ये इसकी एक एग्जाम्पल है। डेवलपमेंटल मेथड, द ग्रोथ ऑफ द चिल्ड्रन इज स्टडी इन डेवलपमेंटल मेथड। डेवलपमेंटल मेथड में ग्रोथ ऑफ चाइल्ड जो है उसको स्टडी किया जाता है। बच्चा किस तरह से ग्रोथ कर रहा है और किस तरह से उसके बॉडी में चेंजेस आ रही हैं, किस एज में चेंजिंग्स आ रही हैं, किस एज में कौन सी चेंजिंग आ रही है, ये सारी डेवलपमेंटल मेथड में की जाती है। और इस पर काफ़ी सारी थियरीज भी हैं जिनको हम लोग फर्दर इंशाल्लाह से पढ़ेंगे भी। नेक्स्ट वन इज साइको एनालिटिकल मेथड। Psychoanalytical method, interpreting the behavior of person through his unconscious mind, is called psychoanalytical method। और ये वाला जो मेथड है ये फ्रॉइड ने पेश किया था। इसका ताल्लुक साइकोएनालिटिकल स्कूल ऑफ थॉट से है, साइकोएनालिसिस से। इंटरप्टिंग द बिहेवियर ऑफ पर्सन, ह्यूमन के बिहेवियर को जज करना, ये जानना, थ्रू हिज अनकॉन्शियस माइंड इज़ कॉल्ड साइको एनालिटिकल मेथड। उसके अनकॉन्शियस माइंड से इसके लिए डिफरेंट टेस्ट वगैरह किए जाते हैं। इनमें से कुछ टेस्ट की बात मैं पहले कर चुकी हूँ, कुछ और होते हैं ये पहले से डिटरमेंट होते हैं। साइकोलॉजिस्ट से हम लोग खुद से कोई टेस्ट नहीं कर सकते, साइकोलॉजिस्ट ने डिटरमिन किए हुए होते हैं और उनके रिजल्ट्स क्या करने से, किस आंसर से क्या रिजल्ट डिटरमिन होंगे, ये भी पहले से फिक्स्ड है। Clinical method used for diagnosis and treatment of behavior problem is called clinical method। ऐसा मेथड जिसमें किसी बीमारी को या किसी वजह को डायग्नोस किया जाता है या उसका ट्रीटमेंट करने के लिए जो की जाती है उसको क्लिनिकल मेथड कहा जाता है। साइकोफिजिकल मेथड in which physical devices are used to observe and measure psychological experiences. Sensory disability are studied in psychophysical method, i.e. loudness, weight, dimension, etc। वो वाले मेथड जिसमें फिजिकल डिवाइसेस को यूज़ किया जाता है उसको, उसके साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस को मेजर करने के लिए उसको साइको फिजिकल मेथड कहा जाता है। इस एजुकेशनल साइकोलॉजी के इस मेथड को साइको फिजिकल मेथड कहा जाता है। डिफरेंशियल मेथड बेस्ड ऑन इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस वही हैं जो कि हम लोग अक्सर जिस पे बात की जाती है। साइकोलॉजी ने हमेशा इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे बात किया कि नॉट एवरी ह्यूमन इज़ सेम, कि ये बिल्कुल भी सारे ह्यूमन बीइंग सेम नहीं है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस बेस करते हैं और हर ह्यूमन बीइंग पे सेम रिज़ल्ट नहीं मिल सकते हमें कोई भी टेस्ट करने से। इसलिए जिस इंसान पर डिफरेंट तरह के टेस्ट करने की ज़रूरत पड़े, डिफरेंट तरह के एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत पड़े उसको जानने के लिए, तो उसके लिए हम लोग डिफरेंशियल मेथड यूज़ करते हैं बेस्ड ऑन इंडिविजुअल डिफरेंसेस, क्योंकि सब जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो सेम नहीं हो सकते।
आई थिंक यहाँ पे कुछ मिसिंग हो गया। नहीं, कुछ भी मिसिंग नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगा शायद मैंने कोई पेज मिस कर दिया, क्योंकि मैं अपने नोट से पढ़ रही थी। मुझे लगा मे बी यहाँ पे मैंने कोई पेज मिस कर दिया, लेकिन नहीं। ओके, नेक्स्ट वन इज़ थेरीज ऑफ मोटिवेशन। हम लोगों ने थेरीज ऑफ मोटिवेशन पढ़नी है। सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि मोटिवेशन क्या होती है। A straight up state of an organism which compels an individual to act in a certain way। किसी भी ऑर्गेनिज्म की वो स्टेट जो कि उसको कंपेल करती है, उसको फोर्सेस प्रोवाइड करती है कि उसने किस तरफ को एक्ट करना है, किस तरह से एक्ट करना है, उस फोर्स को मोटिवेशन कहा जाता है। दीज आर इंटरनल फोर्सेस विद इन। ये जो फोर्सेस होती हैं इंटरनल होती हैं। अकॉर्डिंग टू मैंगल, मोटिवेशन इज रिगार्डेड एज समथिंग दैट प्रमोट्स। मोटिवेशन है ये रिगार्डेड है समथिंग दैट इज प्रमोट्स, कंपेल्स एंड एनर्जाइज एन इंडिविजुअल टू एक्ट और बिहेव इन अ पार्टिकुलर मैनर एट अ पार्टिकुलर टाइम फॉर अटेनिंग सम स्पेसिफिक गोल और पर्पस। वो फोर्स जो कि एनर्जाइज करती है किसी एक इंडिविजुअल को कि वो एक ख़ास किस्म के मैनर में, ख़ास किस्म के टाइम में परफॉर्म करता है, टू अटेनिंग सम स्पेसिफिक गोल्स और पर्पस। और इसका कोई ख़ास मकसद होता है, कोई ख़ास गोल होता है जिसके लिए वो ये करता है। इसकी एग्जांपल ये है कि एक ह्यूमन बीइंग या एक स्टूडेंट जो है, उसकी इनर मोटिवेशन है कि उसने सक्सेस हासिल करनी है, तो वो क्या करता है, वो अपनी स्ट्रगल करता है उस डायरेक्शन में, स्टडीज़ की डायरेक्शन में। उसको पता है मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो वो स्टडीज़ की डायरेक्शन में ही अपनी मोटिवेशन को यूज़ करेगा। जो उसकी इनर फोर्सेस है जो उसको एनर्जाइज कर रही हैं, वो क्या है, सक्सेस या अच्छे मार्क्स लेना, अपना सक्सेसफुल और ब्राइट फ्यूचर। उसके लिए उसको मोटिवेशन मिल रही है और वो वर्क हार्ड कर रहा है, स्टडी हार्ड कर रहा है। ये है, दिस इज़ कॉल्ड मोटिवेशन। इट इज़ द फोर्स दैट स्टिमुलेट एंड फैसिलिटेट लर्निंग एक्टिविटीज़। ये वो फोर्स है जो स्टिमुलेट करती है या फैसिलिटेट करती है लर्निंग एक्टिविटीज़ को। इट डायरेक्ट्स द एक्टिविटीज़ टूवर्ड द अचीवमेंट ऑफ एजुकेशनल गोल्स। ये भी उन एक्टिविटीज़ को डायरेक्ट करती है जो कि हमें एजुकेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए प्रोवाइडेड होते हैं। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन की दो टाइप्स हैं। नंबर वन इज़ इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड नंबर टू इज़ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। Intrinsic motivation, it is driven by an interest or enjoyment in the task itself। ये जो है इंटरेस्ट बेस होती है और enjoyment बेस होती है। It exists within the students rather relying on external pressure। ये एग्जिस्ट करती है, ये अंदर से ये स्टूडेंट खुद महसूस करता है और इसके लिए कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर ज़रूरी नहीं होता। व्हेन स्टूडेंट्स आर इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड दे डू नॉट नीड एनी रिवॉर्ड और पनिशमेंट। जब वो स्टूडेंट जो होता है वो खुद से कोई काम करना चाहता है, तब उसको किसी भी किस्म की रिवॉर्ड और पनिशमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। बिकॉज द एक्टिविटी इज़ इट्स सेल्फ रिवॉर्डिंग, क्योंकि जो एक्टिविटी वो परफॉर्म कर रहा है वो खुद ब खुद से रिवॉर्डिंग है उसके लिए, कि करना उसको अच्छा लग रहा है। अगर मैंने आपको ऊपर एक स्टूडेंट की एग्जांपल दिया, मैं यहाँ पर दे दूँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पढ़ना पसंद होता है, उनके लिए ये मैटर नहीं करता कि मुझे यही करना है, मुझे यही करना है, या मुझे एक डॉक्टर ही बनना है, या मुझे इंजीनियर ही बनना है। उनके लिए ये मैटर नहीं कर रहा होता, लेकिन उनको अंदर से खुद से उनकी मोटिवेशन जो होती है वो खुद से स्टिमुलेट हुई होती है कि मैंने पढ़ना ही है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको एक्सटर्नल फोर्सेस की ज़रूरत होती है, वो जो हैं वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में आते हैं। पहले इसको पढ़ लेती हूँ, फिर इसकी आपको एग्जांपल देती हूँ। इट इज़ क्रिएटेड बाय द एक्सटर्नल फैक्टर सच एज रिवार्ड एंड पनिशमेंट। ये जो हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स पे रिलाई करते हैं और जिसमें रिवार्ड आ जाता है या पनिशमेंट आ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बच्चा जो है उसको उसके पेरेंट्स से डर है, या तो उसके पेरेंट्स उसको कह देंगे कि
अगर तुम इतने मार्क्स जो obtain करोगे तो तुम्हें ये वाली चीज़ जो है तुम्हारी फेवरेट चीज़ गिफ्ट में मिलेगी। ये है उसका रिवार्ड, ये है उसकी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। या फिर उसको डर होता है, उसको उसको रिवार्ड नहीं चाहिए, तो फिर उसका पेरेंट्स उसको क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी अगर तुम्हें तुम्हें फेलियर का सामना करना पड़ा, यू विल बी पनिश्ड। तो क्या करते हैं बच्चे, अपने टेस्ट को पास करने के लिए मेहनत शुरू कर देते हैं क्योंकि उनको पनिशमेंट का खौफ होता है। When student do something in order to get reward, avoid punishment, जब बच्चे जो हैं या स्टूडेंट जो है वो तब करते हैं काम जब उनको पनिशमेंट से को अवॉइड करना होता है कि उनको सजा ना दी जाए या फिर उनको रिवॉर्ड चाहिए होते हैं। दे एक्सपीरियंस एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो ये जो स्टेट है इसको एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कहा जाता है। नेक्स्ट इज अप्रोचेस ऑफ मोटिवेशन। कौन कौन सी अप्रोचेस हैं जो मोटिवेशन की हैं? नंबर 1 इज बिहेवियरल अप्रोचेस, behaviorist. Number 2 is humanistic approaches and number 3 is cognitive approaches. नंबर 1 जो है बिहेवियरल अप्रोच है, और बिहेवियरिस्ट, ह्यूमनिस्ट और कॉग्निटिविस्ट हम लोगों ने साइकोलॉजी में पहले इसके बारे में पढ़ चुके हैं। बिहेवियरल जो है वो बिहेवियर स्कूल ऑफ थॉट है, वो बिहेवियर को चेंज करते हैं। वो कहते हैं कि बिहेवियर चेंज हो जाता है इन्वायरमेंट के हिसाब से, हम लोग उसको चेंज कर देते हैं। ह्यूमनिस्ट कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग जो हैं उनको कुछ भी सिखाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनकी जो इंटरनल फोर्सेस होती हैं, सेल्फ एक्चुलेशन, वो टाइम टू टाइम खुद से होती रहती है, इवोल्यूशनरी फेसेस में होती हैं। कोग्निटिविस्ट वाले थिंकिंग पे बात करते हैं, डिटरमिन करते हैं कि थिंकिंग इज़ द मोटिवेशन, ओनली मोटिवेशन। Behavioristic approach, behaviorists tend to emphasize extrinsic motivation caused by reward and punishment. Reward और punishment इसलिए इन्होंने इनके जो मेन थेरीज है वो पेवलो और स्किनर की थेरीज हैं, और उनमें उन्होंने रिवार्ड दिया गया था कि किसी भी एक स्पेसिफिक बिहेवियर के होने पे रिवार्ड मिलता था, और वो रिवार्ड फूड होती थी। इसी तरह से ये कहते हैं कि पनिशमेंट और रिवार्ड के साथ इन्होंने लिंक किया मोटिवेशन को, कि मोटिवेशन सिर्फ तब होती है जब किसी को रिवार्ड मिलना हो, तभी वो कोई काम करता। If students are constantly reinforced for certain behavior, they may develop habit or act in a certain way. आई स्किनर, ये स्किनर का जो पूरा एक एक्सपेरिमेंट था, इसने कहा था कि बच्चा जो है अगर एक ही तरीके से बार बार एक काम कर रहा है तो वो चीज़ उसके बिहेवियर में आ जाती है। फॉर एग्जांपल, वो रोज़ एक अच्छा टेस्ट करता है, टीचर उसको कैंडी देती है, एक अच्छा टेस्ट करता है, टीचर उसको कैंडी देती है, फिर अच्छा टेस्ट करता है, फिर टीचर कैंडी देती है। तो आहिस्ता आहिस्ता करके ये चीज़ उसके बिहेवियर में आ जाएगी, और जो मोटिवेशन है वो पनिशमेंट या रिवार्ड के थ्रू होती है। Number 2 is humanistic approach. From humanistic perspective, to motivate means to encourage students inner resources. Humanist perspective में जो motivation है उसका मतलब students को encourage करना उनकी inner resources से, their sense of competence, their self esteem and self actualization. Self esteem कहते हैं खुद को मोटिवेटेड करना, सेल्फ इस्टीम होना कि मुझे ये काम करना है। जैसे हम लोग किसी के कंपटीशन में आ जाते हैं, कंपटीशन इस तरह से कि लाइक वी आर लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली एंड वी हैव मैनी कजन्स। तो अगर एक बच्चा जो है वो थोड़ा पढ़ाई में कमज़ोर है, और उसके मुकाबले में जो दूसरा उसका क्लास फेलो कज़न है वो पढ़ाई में थोड़ा सा आगे है, तो बच्चा जो है सेल्फ इस्टीम की कंडीशन जो है उसको फील करता है और कहता है कि मैं खुद की जो सेल्फ की जो मुझे अपनी इज़्ज़त है वो बनानी है, और इसके लिए वो अपनी मेहनत को थोड़ा ज़्यादा कर देता है ताकि वो उसके मुकाबले में आ सके। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज़ खुद को पहचानना, खुद को एक्चुअलाइज करना कि मैं क्या हूँ, खुद की एबिलिटीज़ को एक्चुअलाइज करना। जब इंसान सेल्फ एक्चुअलाइज हो जाता है, ये सबसे अपर स्टेज है मैस्लो की थ्योरी में। सेल्फ एक्चुअलाइज पर्सन जो है उसको पता होता है कि बेनिफिट्स क्या हैं और फेलियर क्या है। तो उसको जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है वो उसको खुद से इनर मोटिवेशन प्रोवाइड करती है कि उसने सक्सेस हासिल करनी है। हेयर मोटिवेशन इज़ इंटरेस्टिंग इन नेचर। इन्होंने कहा कि ये इनर है, क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग है वो ऑटोमेटिकली वो खुद से उनको पता होता है कि कंपटीशन क्या है। वक्त के साथ साथ मैस्लो की थ्योरी में हर लाइफ स्टेज की एक स्टेज है जिसमें आके उसको वो सारी चीज़ें चाहिए होती हैं।
मैस्लो की थ्योरी हम लोग इन डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से, फिर मैं इसको ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के बारे में ज़्यादा अच्छे से आपको इन डिटेल समझ में आ जाएगा। कोग्निटिव अप्रोच, कोग्निटिव theorists that आवर बिहेवियर इज़ डिटर्मिन बाय आवर थिंकिंग, कि बिहेवियर जो है वो हमारी थिंकिंग को डिटर्मिन करता है। हमारी थिंकिंग इज़ मेन मोटिव, थिंकिंग ही हमारी मोटिवेशन है। हियर मोटिवेशन इज़ इंट्रिंसिक इन नेचर, ये कहते हैं कि मोटिवेशन जो है वो इंट्रिंसिक इन नेचर है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बिहेवियरल अप्रोच वाले हैं वो कह रहे हैं कि ये एक्सट्रिंसिक है। यहाँ पर पहले हम लोग इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक को पढ़ चुके हैं, तो अब आप मुझे डिफरेंस आप खुद कर सकते हैं कि ये कौन कौन इंट्रिंसिक पे बात कर रहा है तो वो क्या कहना चाह रहा है, कौन इंट्रिंसिक पे बात कर रहे हैं तो वो क्या कहना चाह रहा है। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच वाले और कोग्निटिव अप्रोच वाले मोटिवेशन को इंट्रिंसिक कहते हैं और बिहेवियरल अप्रोच वाले मोटिवेशन को एक्सट्रिंसिक कहते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग इनकी थेरीज जो हैं उनको कंटिन्यू करेंगे। होप यू हैव अंडरस्टैंड द टॉपिक। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क वेरी फ्रेंकली। इसके अलावा लास्ट टॉपिक में से आपके कोई क्वेश्चन है आप उसमें से भी मुझसे पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।